पढ़ने जा रहे हैं गोविंद पारिक का पेज नंबर 17। देखो पेज नंबर 16 तक हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। हर पेजेस में बहुत ज़्यादा पॉइंट आते हैं। आज मैं थोड़ा स्पीडली लेते चलूँगी क्योंकि गले में थोड़ी खरखराहट है, जैसे स्लो हो जाती हूँ वैसे ही चीज़ें ज़्यादा लगने लग जाती है। लास्ट पॉइंट जो था हमारा वर्धमान पिपली था। वर्धमान पिपली का रोग अधिकार हमें चरक, सुश्रुत और आचार्य काश्यप अनुसार याद होना चाहिए, क्योंकि आचार्य काश्यप उसको बहुत ज़्यादा जगह पे बोल रहे हैं। आचार्य काश्यप उसको राजक्ष्मा में बोल रहे हैं, शोथ में बोल रहे हैं, प्रतिशय में बोल रहे हैं, और उसमें बल के अनुसार आचार्यों ने उसकी मात्रा भी बताई है और उसका स्वरूप भी बताया है। तो कल्क, क्वात और चूर्ण हमें रिवाइज करते पुरानी चीज़ें चलनी है। और जैसे हमारा पेज नंबर 20 होएगा, हम 11 से लेकर 20 तक की रिवीजन साइकिल फर्स्ट भी कंप्लीट करेंगे। अभी तक की हमारी जो फर्स्ट रिवीजन साइकिल थी वो ऑडियो में थी, ठीक है। आपको क्वेश्चंस का आंसर बार बार रिवाइज आना चाहिए। देखो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ आई जो आपने पहले पढ़ी तो मैं आपके क्वेश्चंस के रूप में आपके दिमाग में वो चीज़ें डाल देती हूँ, वो चीज़ें क्वेश्चन छोड़ देती हूँ कि हाँ आपको ये याद आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी मात्रा थी वो क्या थी, 10, 6 और 3, 10, 7 और 5, ये हो जाएगी आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत की। अब बात करते हैं आचार्य जेजट ने भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिया है वर्धमान पिपली के अकॉर्डिंग। तो आचार्य जेजट बोलते हैं कि व्यक्ति के अनुसार जो पिपली का सेवन व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार करना चाहिए। अब बात आती है कि जेजट ने बोल दिया प्रकृति के अनुसार, तो आचार्य जेजट है कौन? आचार्य जेजट ने चरक पे कौन सी महत्वपूर्ण टीका लिखी, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, क्योंकि चरक की टीका है बहुत इंपॉर्टेंट। टीका से कोई एक डीपली क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जेजट वाला जो क्वेश्चन है हम ये टॉपिक पदार्थ विज्ञान के इतिहास में भी पढ़ते हैं। तो निरंतर पद व्याख्या किसकी है? आचार्य जेजट की है। तो आपका ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। अब चलते हैं दूष्यों के बारे में। अर्श, पांडु और कामला के दूष्य देखते हैं। आचार्य चरक से हमेशा जो ज़्यादा दूष्य की संख्या आचार्य सुश्रुत मानते हैं। यहाँ पर जो ममता को होता है अर्श, मैंने जब आचार्य अर्श की जो संख्या थी उसके बारे में जब वर्णन आया था तब भी आपको ममता के बारे में बता दिया था। म से मांस, म से मेद और त से त्वचा, ठीक है। आचार्य चरक, वाग्भट, माधव भाव प्रकाश ममता को मानते हैं, मतलब मांस, मेद और त्वचा। तो सुश्रुत जी आचार्य क्या मानते हैं? सिर्फ मांस और रक्त। देखो रक्त तो उसका है ही कि एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, अर्श, पाइल्स, बवासीर, जिसे नॉर्मल भाषा में इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। तो पांडु पे चलते हैं। पांडु की संख्या कितनी मानी आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने, और किसने अगर ज़्यादा मानी है तो कौन सा माना है, ये हम पढ़ चुके हैं। आपको अगर मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ यहाँ से आंसर्स आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जैसे ही जब हमारे क्लियर होते हैं, हम हमारी रिकॉल मेमोरी पे जाते हैं, तो रिकॉल मेमोरी ही हमें अपना हमारा पॉइंट स्ट्रॉन्ग कर देती है। क्वेश्चंस के समय हमें रिकॉल ही याद आने वाला है। हमारा पढ़ा हुआ जितना हमें जल्दी याद आएगा उतना हमारा फ़ायदा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस चलते रहेंगे, आपका कन्फ्यूजन्स भी क्लियर होता रहेगा। कंपैरेटिव में हमें कन्फ्यूजन नहीं, क्लियरिटी चाहिए। तो आचार्य पांडु के बारे में क्या बोलते हैं? मरता। कौन है मरता? म से हो जाएगा मांस, र से हो जाएगा, देखो रक्तगत व्याधि, अनीमिया, ठीक है। अनीमिया में हमको सबको अगर नॉर्मल से नॉर्मल इंसान को पता है कि खून की कमी हो जाती है। खून अर्थात रक्त, तो रक्त तो उसका दूषित होएगा ही। तो रक्त और त्वचा में दिखता है, त्वचा में हमें ये दिखता है तो केत की धूल सन्निभा वो चीज़ हो जाएगी। तो केत की धूल सन्निभा मतलब त्वचा जो हो जाती है हमारी पेल वर्ण की हो जाती है, वो त्वचा में दिखता है, तो त्वचा हो गया उसका दूष। किस चीज़ की कमी होती है? रक्त की और हमारा मांस। ये चीज़ हो गई हमारे आचार्य चरक अनुसार। आचार्य सुश्रुत सिर्फ और सिर्फ रक्त बोलते हैं। अब पांडु ही कामला में थोड़े दिन में कन्वर्ट हो जाता है। कामला के कितने भेद है, क्या उसके लक्षण की भिन्नता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आचार्यों ने उसके लिए क्या बोला? र। देखो त्वचा उनने कैंसिल कर दी, मांस और रक्त ही होंगे दूष्य। तो आचार्य सुश्रुत क्या बनते हैं? आचार्य सुश्रुत रक्त ही मानते हैं। गुल्म के भेदों पे चलते हैं। गुल्म में एक एक्सेप्शन की कंडीशन आती है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि चरक, सुश्रुत और काश्यप आचार्य उसकी 5 संख्या मानते हैं। बहुत ही नॉर्मल टॉपिक हो गया। मेन है कि 8 किसने मानी है, तो वाग्भट आचार्य और आचार्य शारंगधर मानते हैं। इसके लिए ऐसा है कि सारे जो रोग होते हैं जब वो क्रोनिक कंडीशन पे जाते हैं, अर्थात जब वो समय ज़्यादा हो जाता है तब वो क्रोनिक हो जाते हैं, दुस्साध्य हो जाते हैं, मतलब साध्यता उनकी कम हो जाती है। लेकिन रक्तज गुल्म में ऐसा नहीं होता, जितना वो पुराना होता है उतना ईजी टू ट्रीट होता है। और उसके चिकित्सा के लिए एक पॉइंट आया है कि कंकायन वटी किसके साथ यूज़ करना है? ऊँट के दुग्ध के साथ हमें उसका यूज़ करना है। तो अधिकतर पूछा जाता है, मैं आपसे हमेशा क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो ऊँट के दुग्ध के साथ कंकायन वटी एक 1 पॉइंटर्स है। 1 पॉइंटर्स हमें याद ही रखना है अगर गोविंद पारिक में है। गोविंद पारिक का किया हुआ क्वेश्चन सारे बच्चे सॉल्व करते हैं, तो वो क्वेश्चन में हमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो उसको कब रक्तज गुल्म की साध्यता है, अगर उन्होंने बोला कि पुराना, तो कितना पुराना? 10 माह के पश्चात आपको उसकी चिकित्सा करनी है। आचार्य चरक और काश्यप भी सेम चीज़ बोलते हैं। ज्वर जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है, जैसे कि आचार्य चरक ने भी जब वर्णन स्टार्ट किया, सबसे पहले उन्होंने रसायन और वाजीकरण का वर्णन किया, उसके बाद पहला रोग बताया ज्वर, क्योंकि वो बोलते हैं कि
निदान स्थान में भी कि पहला रोग उन्होंने ज्वर का वर्णन किया, तो सर्व रोग अग्रज, सारे रोगों में होने वाला पहला रोग कौन सा है? ज्वर। और ज्वर के लिए उन्होंने और भी वर्ड यूज़ करे, जैसे रोग राट और सर्व रोग अधिपति। पति देखो वर्ड यहाँ है, और रोगपति आचार्य वाग्भट ज्वर को बोलते हैं, और रोग राज किसको बोलते हैं? आचार्य सुश्रुत ज्वर को ही बोलते हैं। लेकिन रोगराज, रोजराज आचार्य चरक बोलते हैं, किसको बोलते हैं? राजक्ष्मा में। ज्वर के पर्याय के लिए, वात के पर्याय के लिए ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो जिसका जगह जगह पर वर्णन है, क्योंकि ज्वर को ही व्याधि या रोग की परिभाषा या रोग के पर्याय में भी इसका वर्णन मिलता है, तो ये हम याद रखेंगे। अब विषम ज्वर, ज्वर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है विषम ज्वर। विषम ज्वर कहाँ है, कैसे हो रहा है, क्या लक्षण है, क्या चिकित्सा है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या विपर्याय है। सबसे पहले संख्या से स्टार्ट करते हैं। आचार्य चरक ने 5, सुश्रुत ने 5। इंपॉर्टेंट है आचार्य काश्यप ने इसकी संख्या बोली है 7। हमें याद किया रहता है 5 5 5, लेकिन यहाँ पर हमें 7 पे जाना है। अब आता है उसके अधिष्ठानों के बारे में देख लें। सबसे पहले इसको टेबल के फॉर्म में ही याद रखना है। क्यों याद रखना है? उससे आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें, क्यों याद रखना है। सबसे पहले तो नाम मेरे साथ बोलेंगे, संतत, सतत, अन्यदुष, तृतीयक और चतुर्थक। अब संतत पहले आता है कि सतत पहले आता है, इसका कन्फ्यूजन होता है। तो जो बड़ा है, जिसमें ना की मात्रा है, वो पहले आ रहा है। संतत पहले आ रहा है, सतत बाद में आ रहा है। संतत का ही हमने आश्रय के बारे में भी पढ़ा है कि कितने इसके आश्रय होते हैं। अब निष्प्रत्यानिक किसका पर्याय है? निष्प्रत्यानिक का अधिष्ठान पूछ लिया तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि निष्प्रत्यानिक तो मैंने ज्वर के भेद में पढ़ा ही नहीं। निष्प्रत्यानिक हो जाएगा हमारा संतत ज्वर। तो सप्रत्यानिक भी हो जाएगा, निश है कोई चीज़ तो स भी होगी, तो स हो जाएगा सतत ज्वर। कितने ड्यूरेशन में आता है, कौन सा आता है, ये सारी चीज़ें हम चरक चिकित्सा में देखते हैं। आचार्य बहुत बड़े महारथी आयुर्वेद के, जो हमें कहते हैं कि आचार्य चरक ने ज्वर का इस तरीके से वर्णन किया है कि सारी व्याधि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही ज्वर चैप्टर है ना, बहुत बड़ा होता है। जब हम यूजी में उसको पढ़ते थे तब तो ऐसा लगता था कि ये चैप्टर चालू हुआ तो ख़त्म ही नहीं होने वाला है। ये ज्वर पढ़ने से ही डरते थे, फर्स्ट सेकंड पढ़ने के बाद थर्ड स्किप कर देते थे। तो ऐसा नहीं करना है। प्रैक्टिकल अप्रोच पे हाँ वो चैप्टर बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, लेकिन क्वेश्चन के बेसिस पे वो उतना नहीं जाता है। आज पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, या आवाज़ के साथ कुछ दिक्कत जा रही है। 1 सेकेंड कोशिश करते हैं इसको सही करने की, ठीक है। लेट मी गिव यू अ सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा संतत, सतत, अन्यदुष, तृतीयक और चतुर्थक। फिर दोषों की डोमिनेंस हमें देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका अधिष्ठान क्या है। तो इसको ऐसे ही याद रखना जैसा मैं बोल रही हूँ। रस, रक्त, मांस नहीं है। मेद, अस्थि, मज्जा, अस्थि मज्जा रिपीट है। लेकिन आचार्य चरक नहीं मान रहे हैं, लेकिन आचार्य सुश्रुत तो जरूर मान रहे हैं, मांस को वो मान रहे हैं। और यहाँ पर भी एक डिफरेंस आता है, कहीं जगह पॉइंटर्स हमें देखने को मिलते हैं कि जो संतत है वो आचार्य सुश्रुत नहीं मानते हैं। तो रस को कहाँ रख देंगे? नीचे रख देंगे। तो आप वैसे ही याद रखेंगे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टेबल फॉर्म में 5 नाम याद होने चाहिए। आचार्य चरक ने मांस नहीं माना है, तो रस, रक्त, मांस को नहीं आया तो मांस ऑब्वियसली थर्ड स्टेज में नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा? फोर्थ स्टेज में मेद आ जाएगा। ऐसे समझ के चलना, और 2 लास्ट वाले रिपीट होंगे, ठीक है। अब चरक आचार्य जी हमारे यहाँ पर बोलते हैं कि इसका निष्प्रत्यानिक भेद या विपर्य भेद भी माना जाता है। विपर्य मतलब कि अगर ज्वर है, सतत मतलब संतत पूरे टाइम, चतुर्थक मतलब फर्स्ट डे ज्वर आया, सेकेंड थर्ड डे नहीं आया, और फिर फोर्थ डे आपको ज्वर आता है, तो इसको बोलते हैं कि हमारा चतुर्थक ज्वर है। लेकिन इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? चतुर्थक विपर्य। इसमें क्या हुआ? 1 डे, 1 सेकेंड, 1 2 3 4। तो पहली स्टेज जो चतुर्थक ज्वर की थी, उसमें यहाँ ज्वर आया, यहाँ नहीं आया और यहाँ आया। लेकिन उसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट डे नहीं आएगा, सेकेंड और थर्ड डे रहेगा, और फोर्थ डे नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड एज चरक अनुसार चतुर्थक विपर्याय। आचार्य चरक केवल और केवल चतुर्थक विपर्याय का वर्णन करते हैं, लेकिन आचार्य सुश्रुत तृतीयक और अन्य दुष्ट का भी विपर्याय का वर्णन करते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि कोई भी जो रोग होता है वो जितना अंदर चले जाता है हमारे शरीर में, त्वचागत रोग जल्दी साध्य हो जाते हैं एज कम्पेयर टू वो जितने शुक्रगत धातु में चले जाते हैं। तो वैसे ही हमारी धातुओं के बारे में वर्णन है। तो रस, रक्त, मांस, मेद 4 हमारे साध्य हो जाएंगे, तो हमारे कृच्य साध्य हो जाएंगे, और शुक्रगत हो जाएगा हमारा असाध्य। आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य चरक का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं उसमें विमर्श में सारी चीजें हमने पढ़ ली है कि जो सुश्रुत आचार्य हैं वो तृतीय के 3 भेद मानते हैं। 3 भेद कैसे? सबसे पहले हम मानेंगे सबसे ऊपर की कंडीशन, दैट इज सिर, फिर उसके बाद हम त्रिक, और फिर उसके बाद पृष्ठ। सबसे पहले आता है हमारा वात पित्त, फिर पीके, और फिर हो जाता है कफ और वात। देखो त्रिक यानी जाएगा, त्रिक यानी क्या हो जाएगा? त्रिक यानी टेढ़ा, टेढ़ा हो जाएगा। क्या हुआ? टेढ़ा कौन होता है? जो पी के चलता है वही टेढ़ा होता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं। सिर
ऊपर रहता है, ऊपर वात पित्त हो जाएगा, त्रिक वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, पीके हो जाएगी, और जो पृष्ठ वाली कंडीशन हो जाएगी वो हो जाएगी कफ और पित्त। कोई क्लियरिटी आ गई? अब चलते हैं चतुर्थक। चतुर्थक के भी दो भेद मान लिए। देखो, एक चीज होती है कि हमारी बॉडी है, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। जो ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधियां होती है वो मेनली कफ डोमिनेंट होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर कफ की प्रधानता मानी गई है। ठीक है। जो नीचे की कमर के नीचे, नाभि से नीचे जो स्थल है वो वात दोष का स्थान होता है, और इन दोनों के बीच में क्या रहता है, पित्त। ये होती है नॉर्मल बॉडी का स्ट्रक्चर। लेकिन जब चतुर्थक ज्वर होता है तो कहाँ पर किस दोष की डोमिनेंस होती है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर से नहीं जाना है, क्योंकि जंगा हमारा नीचे की व्याधि है, सिर हमारा ऊपर है। ठीक है। तो दोषिक डोमिनेंस में अगर सिर में व्याधि है, सिर में ज्वर है, तो वो वात के कारण हुआ, और जंगा में तो कफ के कारण हुआ। गर्भिणी, अगर यहाँ पर इसका रेफरेंस मैं आपको बता दूं कि विष का वर्णन कहाँ पर किया है, हमने वर्णन भी देख लिया, किस आचार्य ने कितने अध्याय में वर्णन किया ये भी देख चुके हैं अभी तक। चरक का फिर आपको याद आ जाना चाहिए कौन सा चैप्टर है, क्या उसका नाम है। अब उसने बोला कि अगर गर्भिणी सर्प है और उसने आपको काटा, पहली बात की गर्भिणी होती है हमारी अनीमिया से शिकार। एक की जगह एक का खाना खाती है और दो को पालती है, अपने आप को भी और अपने पल रहे बच्चे को भी। ठीक है। अब वो उसको इतना खून नहीं मिल रहा है तो वो क्या हो जाती है, पांडु की शिकार हो जाती है। इसलिए उसका ऐसे नहीं बोलते गर्भिणी के पैर सूज गए, और हमारी नॉर्मल भाषा में बोलते गर्भिणी बन गई तो उसका मुंह भी सूज गया। देखो, मुंह सूज गया वर्ड इसलिए याद है कि सून ओष्ठता हमें याद रखना है। सून ओष्ठता किसका है, मुख किसका सजा हुआ, तो गर्भिणी का मुख हमारा सुजा हुआ है। आचार्य चरक, आचार्य शिशु दोनों सेम वर्ड मानते हैं कि पांडु वक्रस्तु और पांडु मुखो। पांडु किसको है, कौन, प्रसूता के बारे में वर्णन है, लेकिन प्रसूता और गर्भिणी क्लियर है। किसको खून की कमी होगी, हम एनेमिक प्रेगनेंसी देखते हैं तो वो हो गई हमारी गर्भिणी। और प्रसूता की बात करें तो प्रसूता का क्या बहता है, खून बहता है, बहुत ज्यादा उसका मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, इसलिए उसमें मूत्र रक्तता वर्ण मिलेगा या रक्त मूत्रता। वर्ड अलग है, मीनिंग सेम है। और जम्वा क्रोध, उदरशु, ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मूत्र रक्तता इंपॉर्टेंट है। और उपजीविका गत रोग, उपजीवा उसमें क्या था, उसका मुंह सूज गया था, इसको ओष्ठ सूज गया था, यानी सून ओष्ठता था। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, उपजीविका रोग देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं प्रमेय के ऊपर। अब प्रमेय के भेद देखो, प्रमेय दो लोगों से होता है, जैसे कि हमें मॉडर्न की बात करें तो एक बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है। अब टाइप 1 डायबिटीज किसको होता है, सहज व्याधि होती है, मतलब जन्म से ही हो जाती है। और टाइप 2 जो होती है वो हमारे विहार में, जो हम अपनी जीवनचर्या में जो मिथ्या आहार विहार करते हैं जिसके कारण जो व्याधि होती है। ठीक है। यहीं पर वैसा भी है, एक होता है स्थूल और एक होता है क्रश। ठीक है। एक होता है सहज और एक होता है अपत्य निमित्तज। देखो, जो अपत्य निमित्तज कर रहा है, यानी जो अच्छा आहार विहार फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो कैसा देखने को मिलता है हमें, पेशेंट स्थूल देखने को मिलता है। जो उसको पहले से ही हो गया, वो उसके बारे में बॉडी नहीं बढ़ पाएगी, वो हो जाएगा हमारा क्रश। अब चलते हैं मेनली जो प्रमेय के कितने टाइप्स बताए हैं, 20 बताए हैं। 20 को कैसे क्लासिफाई करेंगे, वात पित्त और कफ में डालो 10, पित्त में डालो 6 और वात में डालो 4। अब ये तो हो गई, सबने यही माना है, लेकिन नाम किस आचार्य ने किस नाम को नहीं माना है, कौन सा उसके अपोजिट में माना है, ये चलते हैं। आचार्य चरक को हम बेसिक बना के चलते हैं। आचार्य सुश्रुत ने कौन कौन से नहीं माने, सुरा में, पिष्ट में, लवण में और फेन में है। सुरा में, पिष्ट में, लवण में, फेन में। अब इनकी जगह पर यहाँ पर लिखा है, सुरा की जगह आचार्य चरक ने सांद्र, पिष्ट की जगह शुक्ल, लवण की जगह अलाल, शीत की जगह फेन में का पृथक वर्णन किया है। आचार्य वाग्भट की बात आ जाती है। देखो, इसके नाम तो बिल्कुल उदक, उदक, इक्षु, सांद्र, सांद्र प्रसाद ऐसे ही याद रखना है, और चरक को ही बेसिस बनाना है। और तो कौन किसने कहा कौन सा नहीं माना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं अलाल मेह। अलाल मेह को किसने माना है, किसने नहीं माना है, जब लवण मेह के अपोजिट में हमने बोला था। ठीक है। तो शीत मेह व अलाल मेह को मानने आचार्य वाग्भट ने चरक उक्त शीत में व अलाल में को मानते हुए सिर्फ दो उनके जैसे माने, बाकी किसके जैसे माने, सुश्रुत के जैसे माने। आचार्य माधव क्या बोल रहे हैं, वो बोलते हैं चलो वाग्भट जी हम आपकी बात मान लेते हैं। और पित्तजमय के बारे में बात कर लेते हैं। पित्तजमय में सुश्रुत जी क्या बोल रहे हैं, सुश्रुत जी बोल रहे हैं सिर्फ एक के साथ हम समानता नहीं रख रहे हैं, आप काल में बोलेंगे लेकिन हम तो अम्ल में मानेंगे, आपने काल में बोला लेकिन हम अम्ल में मानेंगे। आचार्य चरक बोलते हैं भैया हम तो चरक आचार्य के जैसे ही, वाग्भट आचार्य बोलते हैं हम तो चरक आचार्य जैसे बोलेंगे वैसे। आचार्य भेल आए, भ से भेल भ से भस्म में।
है ना? भस्म मेल लिखा है लेकिन भस्म नहीं है वो। भस्म का वर्णन कौन करते हैं? भ से भेल। अब देख लिया हमने पॉइंट पेज नंबर 18 का टॉपिक आ जाता है। लेकिन जब हमने कफ पढ़ लिया, पित्त पढ़ लिया तो वात को क्यों छोड़ना? तो वात के कितने टाइप से? 4। तो कौन-सा नहीं माना? मज्जा में मधुमेह। देखो मधुमेह को वर्डिंग ही सिर्फ डिफरेंट करी। मधु का ही पर्याय होता है छाद्र में। तो मधुमेह ना मानकर उन्होंने छाद्र में माना है और मज्जा में ना मानकर उन्होंने सर्पी में माना है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि आचार्य चरक ने सर्पी में कौन सा दोष माना है? पहला ऑप्शन रहेगा वात, दूसरा पित्त, तीसरा कफ और दूसरा रहेगा नन। तो आप क्या चूज करेंगे? वात ना, है ना? वात ना, यही तो हो जाती है गलती। यहाँ नहीं करना है, हमें चूज करना है नन, क्योंकि सर्पी में तो माना ही नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और आचार्य चरक क्या बोलते हैं? आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट बड़ी समानता रखते हैं यहाँ पर, उन्हीं का ही एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। देखो क्वेश्चंस की यहाँ पे जो अप्रोच रखनी है हमें वो पॉइंटर्स के बेसिस पे रखनी है और अच्छे से पढ़ते चलो। आज का वीडियो हाँ थोड़ा जल्दी हो गया शायद, लेकिन मेरा गला अगर मैं तेज-तेज नहीं बोलूँगी तो मुझे साथ नहीं दे रहा है, इसलिए और हमें पढ़ाई रोकनी भी नहीं है, ऑलरेडी 2 दिन का गैप हो गया था, तो हमें पढ़ते चलना है। किसी भी तरीके से आप गलती मत करना, साथ-साथ पढ़ते चलो, जितना बोला उतना पढ़ते चलो। अगर आपने कहीं एक्स्ट्रा कोचिंग या क्वेश्चन्स लेके रखे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लेके रखे हैं, तो मैं आपका कंप्लीट करा दूँगी। और कहाँ से क्वेश्चन कराने, कहाँ बजट फ्रेंडली क्वेश्चन्स है, उसके लिए भी आप मुझसे पूछ सकते हो, पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो या कमेंट करके पूछ देना। टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो, लेटेस्ट अपडेट इस पे आती रहेगी, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि कोई भी नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ तो वो आप मिस ना कर पाओ, क्योंकि हर चीज़ क्वालिटी कंटेंट में देने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका भी अच्छे से अच्छा टाइम इन्वेस्ट हो। इतना आप टाइम दे रहे हो, एक एस्पिरेंट हो, ड्यूटी डॉक्टर हो, हर चीज़ को मैनेज करते चल रहे हो, कॉन्सेप्ट समझते चलना, बाकी सारी ज़िम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आयुर प्रेरणा।